बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, इमरान खान साहब को एक मरतबा फिर रात के पिम्स अस्पताल में लाया गया और उनकी आंख के अंदर एक इंजेक्शन और लगाया गया। ये चौथी मरतबा इमरान खान साहब को अस्पताल लाया गया है, लेकिन एक मरतबा भी उनकी फैमिली को उनसे नहीं मिलने दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर प्रोटेस्ट कर रही है। इमरान खान साहब की बहनें आज, क्योंकि मंगल का दिन था, वो अपने भाई को मिलने के लिए भी जेल गए, लेकिन वहां पे मुलाकात भी नहीं करवाई गई। अब ये एक बड़ी नॉर्मल चीज है कि इमरान खान किसी को दिखाई नहीं देगा, इमरान खान किसी को सुनाई नहीं देगा। ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या आसिम मुनीर साहब की जिद है कि मैं इमरान खान को नहीं छोड़ूंगा और मैं निशाने इबरत बनाऊंगा। इमरान खान को तोड़ना, उसे झुका हुआ देखना, उसे कमजोर देखना, उससे माफी मंगवाना, ये आसिम मुनीर साहब की ख्वाहिश है। अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी को इतनी अना ना दे या इस लेवल तक कोई ना जाए कि उसको ये सारा कुछ करना पड़े। बहरहाल ये वक्त भी गुजर जाएगा। इमरान खान साहब को जेल से निकालकर पिम्स अस्पताल पहुंचाया गया और उनकी आंख में एक और इंजेक्शन लगाया गया। इस पे जो सरकार है, सरकारी तौर पे अस्पताल की जानिब से एक छोटा सा बयान भी जारी कर दिया गया कि इमरान खान साहब आए थे, वो स्टेबल थे, 74 साल उनकी उम्र है, ये उनका नाम है, ये उनके वालिद का नाम है, और उनसे इजाजत लेके उनकी आंख का ट्रीटमेंट किया गया, एक इंजेक्शन और लगा दिया गया है। उनको डॉक्यूमेंट दे दिए गए और ये कहा गया कि जनाब अब दोबारा ये चीजें आपने करनी है और दोबारा आप फॉलो अप आपका किया जाएगा। अब 4 मरतबा इमरान खान साहब के इंजेक्शन हो गए। उनकी आंख में कितना फर्क पड़ा, इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको बताऊं कि एक जर्नलिस्ट हैं मोहम्मद जरीफ, इन्होंने ये खबर ब्रेक की थी सुबह सुबह। बाद में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जी उनको इन्फॉर्म किया गया, तो बैरिस्टर गौहर को सारा कुछ होने के बाद इन्फॉर्म किया गया, पहले नहीं बताया गया। और इन्फॉर्म भी क्या किया गया, वो एक प्रेस रिलीज जारी कर दी जाती है, वही हर एक को भेज दी जाती है, तो मे भी बैरिस्टर गौहर को वही भेजा गया हो। लेकिन इमरान खान की फैमिली को आगाह नहीं किया गया, ना ही उन्हें इमरान खान साहब के ट्रीटमेंट के दौरान इमरान खान साहब के करीब बैठने की या वहां पे आने की इजाजत दी गई, और ना ही इमरान खान साहब की उनकी फैमिली से मुलाकात की गई। ये जो सहाफी हैं मोहम्मद जरीफ, इन्होंने सुबह के वक्त ये खबर ब्रेक की थी, लेकिन इन्होंने साथ में 3 चीजें बताई इमरान खान साहब की आंख के बारे में और उनकी सेहत के बारे में। अब ये 3 चीजों का इन्होंने दावा किया। इन्होंने कहा जी इमरान खान साहब पहले से कमजोर हैं जब वहां पे उनका मुआयना किया गया। नंबर 2, उनके दांतों में भी तकलीफ है। नंबर 3, उनकी बिनाई मजीद कम हो गई है। यानी पहले इमरान खान साहब की बिनाई, दाई आंख से उनको नजर आना बंद हो गया था, वो खत्म हो गई थी। फिर इमरान खान साहब बार बार ये कहते रहे, वो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ जेल मान ही नहीं रहा था। आसिम मुनीर साहब को भी पता था, सबको पता था। लेकिन जब ये हो गया कि आंख बिल्कुल खत्म हो गई है, तो फिर उनको अस्पताल पहुंचाया गया। जब पहला इंजेक्शन लगा तो 15% इमरान खान साहब की बिनाई वापस आई थी। अब 15% विजन क्या होता है, जरा आप अपने मोबाइल फोन पे गूगल सर्च करके देख लें कि अगर 15% किसी का विजन है तो वो कितना है। वो आप चीज को पहचान भी नहीं पाएंगे, आप बंदे का चेहरा भी नहीं पहचान पाएंगे। तो ये इमरान खान साहब का 15% विजन वापस आया था। अब ये दावा किया जा रहा है कि उनकी आंख की बिनाई मजीद खराब हो गई। ये बड़ा अलार्मिंग है। इससे पहले इमरान खान साहब से जब एक मुलाकात करने का अदालती हुक्म पर मौका मिला बैरिस्टर सलमान सफदर को, तो उन्होंने इमरान खान साहब की बहनों को क्या बताया। इसमें अलीमा खानम जो इमरान खान की बहन है, उन्होंने स्टेटमेंट देते हुए कहा कि सलमान सफदर ने हमें बताया था कि इमरान खान की आंख की हालत मजीद खराब है, और ये भी बताया था कि इमरान खान ने कहा कि तुम मेरे सामने बैठे हो, मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा, देख नहीं पा रहा। ये इमरान खान साहब की जो दाई आंख है उसकी हालत यहां तक पहुंच गई है। फिर इमरान खान की बहनों ने कहा कि हम 2.5 माह से एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि इमरान खान का शिफा इंटरनेशनल अस्पताल से चेकअप करवा दें। अगर आपने इमरान खान के साथ कुछ गलत नहीं किया और कुछ छुपाने की कोशिश नहीं कर रहे, तो फैमिली और जाती मुआलिजीन की मौजूदगी में चेकअप करवा दें। माहिरीन कहते हैं कि इमरान खान को कुछ दिया जा सकता है जिसकी वजह से क्लॉटिंग हुई है। इमरान खान एक सेहतमंद आदमी है, वर्जिश करने वाला आदमी है। ऐसे आदमी के साथ इस लेवल का खराबी हो जाना, उनकी क्लॉट्स बनना शुरू हो जाना ब्लड में, ये बहुत गैर मुतवक्के बात है। तो माहिरीन ये कहते हैं कि उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा दिया जा रहा है। देखिए, आंख का मसला इमरान खान साहब को हुआ, बुशरा बीबी की आंख की सर्जरी हुई। अब सनम जावेद सेम चीज के ऊपर, सनम जावेद पे बहुत गुस्सा है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को बहुत गुस्सा है, मैं जानता हूं। और जिस तरह अहकाम दिए गए थे कि हर हाल में सनम जावेद चाहिए, जो मर्जी कर लो उसको पकड़ के लाना है। फिर अली अमीन की हुकूमत थी वहां पे खैबर पख्तूनख्वा में, सनम जावेद वहां से बाहर निकलती हैं और फिर उसके बाद उनकी मुखबरी होती है और वो वहां से उनको अगवा कर लिया जाता है और अगवा करके उनको पहुंचा दिया जाता है लाहौर में। किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती। तो ये सनम जावेद के साथ हुआ, तो उस पर भी बहुत गुस्सा है। उसकी भी एक आंख जो है वो रिपोर्ट हो रही है कि वो ठीक नहीं है। यास्मीन राशिद साहिबा ने रिपोर्ट किया, बताया, उन्होंने कहा जी हमने कहा डॉक्टर से चेक करवाया, उन्होंने कहा डॉक्टर बुध को आएगा। फिर बताया जी डॉक्टर 2 हफ्ते के बाद आएगा। तो 2 हफ्ते के बाद सनम जावेद की आंख चेक करवाएंगे। यानी उनका भी एक ऐसा नुकसान हो रहा है, पता नहीं वो रिकवर होगा या नहीं होगा। बहरहाल ये चीजें अब नॉर्मल हो चुकी हैं।
उनकी बहनों को भी नहीं मिलने दिया जा रहा। वो बेचारी दोबारा से मंगल का दिन था, मुलाकात के लिए पहुंची, क्योंकि यहाँ पे आसिम मुनीर साहब का ऑर्डर है और एक जिद है निजाम की कि नहीं मिलने देना, तो नहीं मिलने दिया गया। और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कहाँ खड़ी है, पता नहीं कहाँ खड़ी थी। वहां पे तो इमरान खान की बहनें अकेली खड़ी थी, चंद लोग थे उनके साथ। यानी अडियाला के बाहर जो तादाद है लोगों की वो कम होती जा रही है। इमरान खान की कैद तन्हाई, इमरान खान का बेगुनाह जेल में होना, इमरान खान के ऊपर जाली मुकदमात, इमरान खान को कैद तन्हाई में रखना और किसी से ना मिलने देना, फिर उनकी आंख का खराब हो जाना, फिर उनको इलाज के लिए छुपा के रात के अंधेरे में बाहर लेकर आना, ये सारी चीजों को मौजूदा निजाम ने इतना नॉर्मलाइज नहीं किया जितनी सहूलतकारी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने कर दी है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इन चीजों को इतना नॉर्मल ले रही है, इतना नॉर्मल ले रही है जैसे कोई बहुत रूटीन की बात है, मसला ही कोई नहीं है। यानी नवाज शरीफ का मुझे याद है कि छोटा सा कोई मामला हो जाता था ना, कोई झूठ भी बोल देता था डॉक्टर, तो पाकिस्तान के अंदर मीडिया के ऊपर आग लग जाती थी, हर तरफ रोला पड़ जाता था, हर 10 मिनट के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, हर तरफ लोग निकल आते थे, रोला डाल देते थे। और पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर यानी इमरान खान के पास मकबूलियत की वो मिराज है इस वक्त पाकिस्तान में, जिसका नवाज शरीफ सारी जिंदगी कभी सोच भी नहीं सकते थे। यानी नवाज शरीफ का ख्वाब, किसी भी लीडर का ख्वाब होता है कि वो इस लेवल का मकबूल हो जाए, तो इमरान खान साहब इतने मकबूल हो गए, लेकिन आज कोई भी उनकी पॉलिटिकल पार्टी में से उनके लिए उठने को तैयार नहीं है। पीटीआई ने सुहेल अफरीदी से शिकवा शुरू कर दिया है। सुहेल अफरीदी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने बनाया था, और ये सोचकर बनाया था कि नौजवान हैं, निकलेंगे, काम करेंगे, जोर लगाएंगे, स्ट्रीट मूवमेंट बनाएंगे, एक मोमेंटम कायम करेंगे, जो अली अमीन गंडापुर उस वक्त नहीं कर पा रहे थे। लोग उनके बहुत खिलाफ हो गए थे, मायूसी बहुत फैल गई थी। तो अब जो है अहमद खान न्याजी, जो इमरान खान साहब के अजीज हैं, रिश्तेदार हैं, उनकी सिक्योरिटी के मामला को देखते थे और इमरान खान के बहुत करीबी भी हैं। इनको कोई लालच वालच नहीं होगा इमरान खान से, इन्होंने कौन सा कोई मिनिस्टर बन जाना है या कोई और काम करने हैं, ये सिर्फ इमरान खान की सिक्योरिटी किया करेंगे। पहले भी वही करते थे, वो रिश्तेदारी के चक्कर में साथ है। उन्होंने कहा जी हम 6 महीने से सुहेल अफरीदी से पूछ रहे हैं कि हमें इमरान खान की रिहाई का रोड मैप दे दें, लेकिन उन्होंने इमरान खान को फुटबॉल बना लिया है। सुहेल अफरीदी अचकजई के पास भेज देता है, अचकजई जुनेद अकबर के पास भेज देता है, और वो बैरिस्टर घोर के पास भेज देता है। अब मर्दान में उन्होंने फुटबॉल को उठाकर अडियाला जेल भेज दिया है कि जब तक इमरान खान कोई लाया अमल नहीं देते हम कुछ नहीं करेंगे। इमरान खान ने कहा लाया अमल देना? इमरान खान की बहन ने पहले कहा था कि इमरान खान कभी ये नहीं कहेगा कि सारी कौम मेरे लिए या मेरी रिहाई के लिए बाहर निकल आए। ये तो फैसला आपको खुद करना है कि आपको इमरान खान चाहिए या नहीं चाहिए। दूसरा, अडियाला में इमरान खान साहब से मुलाकात होगी, कोई बातचीत करेगा तो इमरान खान साहब को कोई पैगाम बाहर आएगा ना, ऐसे तो नहीं हो सकता। बाड़ा में नाजरीन जब ड्रोन हमला हुआ और उसके नतीजे में वहां पे नुकसान हो गया तो लोग एहतजाज कर रहे थे। अब लोग एहतजाज कर रहे थे, मुजाहिरीन पर पुलिस ने फायरिंग कर दी। अब ये खैबर पख्तूनख्वा है, अगर देखें पंजाब में जो पुलिस करती है या सिंध में या बलूचिस्तान में जो पुलिस करती है उसकी जिम्मेदार अगर वहां की सूबाई हुकूमतें हैं, तो फिर खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ पुलिस करती है उसकी जिम्मेदार खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है। एक तो ड्रोन हमला होता है जिसके बारे में इमरान खान ने मना किया, दूसरा ड्रोन हमले का मुकदमा दर्ज नहीं होता जो इमरान खान साहब का हुक्म है, तीसरा जो लोग मुजाहरा करने निकलते हैं उनको पुलिस ही गोलियां चला देती है। तो कहां है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और वो क्यों अजीबोगरीब काम कर रही है? यानी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने हाल ही में उन अफसरान को नवाजा है और जबरदस्त किस्म के ओहदे उनको दिए हैं जिन अफसरान ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ऊपर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़े थे, जिन्होंने मुकदमा दर्ज किए, जिन्होंने इलेक्शन चोरी किए, जिन्होंने छापे मारे, गिरफ्तारियां की। उन अफसरान को हाल ही में बहुत नवाजा जा रहा है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से। नंबर 1 तो ये बात आप ध्यान में रखें। नंबर 2, बिल्कुल एक खामोशी है, किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं। ये कहा गया कि हम नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद इकट्ठी करेंगे इमरान खान की रिहाई के लिए, वो मामला भी जो है वो कहीं गायब हो गया, समझ ही नहीं आई वो किधर गए नौजवान सारे। तो सुहेल अफरीदी ने इस मामले का नोटिस तो लिया है, लेकिन उन्हें बताना चाहिए कि क्या सूबाई इदारे उनसे ताउन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, पुलिस उनकी बात मान रही है या नहीं मान रही। क्योंकि अली अमीन गंडापुर ने भी अपनी गलतियों का आगाज इसी बात से किया था कि ब्यूरोक्रेसी उनकी बात नहीं सुनती थी और वो ये साबित करने की कोशिश करते थे कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। यानी वो सच नहीं बोल रहे थे, सच से भाग रहे थे। अब सुहेल अफरीदी साहब के साथ अगर ये मामला है और वो नहीं कंट्रोल कर पा रहे ब्यूरोक्रेसी को, पुलिस उनकी बात नहीं सुन रही, तो उन्हें खुलकर बताना चाहिए कि ये कहीं और से कंट्रोल हो रहे हैं। हमारे पास जो सूबाई खुद मुख्तारी है उसके ऊपर हमला किया जा रहा है, ये बात उन्हें बतानी चाहिए। तो पीपल्स पार्टी माजी में बताती रही, तो इनको बताने में क्या प्रॉब्लम है? नाज़रीन, एस्टेब्लिशमेंट ने इस्लामाबाद में 3 शानदार जजेस से जान छुड़वा ली है बिलाखिर। लेकिन जिन जजेस ने खत लिखा था उन सबको निशाने इबरत तो बनाना था, तो कुछ जजेस चले गए, कुछ जजेस रह गए।
एक आधे को किसी को सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया, किसी को इधर कर दिया, किसी को उधर कर दिया। तो करते कराते जिन जजेस से प्रॉब्लम था उनमें से 2 के नाम तो चले वापस ले लिए गए। 3 जजेस खत लिखने वाले उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया है। मोहसिन अख्तर कियानी को लाहौर भिजवा दिया गया, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी शानदार जज है। जस्टिस बाबर सत्तार इन्हें पेशावर भिजवा दिया गया। जस्टिस सिमन रिफत इम्तियाज इन्हें जो है सिंध में ट्रांसफर कर दिया गया है, सिंध हाई कोर्ट चली गई है। ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने जान छुड़ा ली उन जजेस से जो इस्लामाबाद के अंदर इंसाफ की बात करते थे। लेकिन ये जजेस एक बात याद रखें, आपने कंप्रोमाइज नहीं किया, आपको सलाम है, पूरा पाकिस्तान आपको सलाम करता है, आपका नाम तारीख में सुनहरे रूप में लिखा जाएगा। जुडिशरी को जब भी हम याद करेंगे आपके नाम को अच्छा समझेंगे, आपके बारे में मुस्बत बात की जाएगी। पता नहीं आप कितना अरसा और इस नौकरी के ऊपर रहेंगे, आप कंटिन्यू कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कभी आपके दौर में अच्छा वक्त आ जाए, हो सकता है कि ये इसी तरह चलता रहे और अदालत मजीद गिरावट का शिकार होती रहे, लेकिन आपने अपने हिस्से का काम किया क्योंकि आपने कंप्रोमाइज नहीं किया। मैं जानता हूं जजेस के सामने कंप्रोमाइज करने के लिए बहुत सारी चीजें रखी गई, बार बार रखी गई, लेकिन ये वो जजेस हैं जो सितारों की मानंद है। ये वो जजेस हैं, नए जजेस को इनसे सीखना चाहिए, इनको फॉलो करना चाहिए कि अगर आप ना झुके तो आपको कोई झुका नहीं सकता। अगर आप कानून और आइन के मुताबिक खड़े हो जाएं तो आपको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। ये जजेस हारे नहीं हैं, धकेल दिए गए हैं क्योंकि इन्होंने हार नहीं मानी। तो शानदार जजेस हैं, सलाम है इनकी एफर्ट को, और जो कुछ इस हुकूमत ने किया वो तो इनको करना ही था। नाज़रीन, पीआईए जो है वो पूरी की पूरी बिक गई है। अब वो एक निजी कंपनी है, इसका पाकिस्तान की रियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारी रियासत का इसके ऊपर से मुकम्मल कंट्रोल खत्म हो गया है। जो 25% बाकी रह गई थी उसके लिए भी 45 अरब रुपए की बैंक गारंटी जमा करवा दी गई है। यूं ओने पोने पाकिस्तान के एक बड़े असासे को बेच दिया गया और फौजी फाउंडेशन इसमें एक बहुत बड़ा शराकतदार है। आरिफ हबीब एक शराकतदार है, 1-2 और लोग भी हैं, लेकिन असल में तो आपको पता है ना मामला क्या है, किसने किसको नवाजा और कैसे नवाजा ये हम सब जानते हैं। तो एक शानदार एयरलाइन जिसके रूट्स की कीमत इससे ज्यादा होनी चाहिए थी, जिसके तैयारों की कीमत इससे बहुत ज्यादा है, जिसके स्पेयर पार्ट जो पड़े हुए हैं वो भी उस मालियत से ज्यादा के हैं जितने पैसों में इसको बेच दिया गया था। तो ओने पोने पाकिस्तान की एक शानदार एयरलाइन, पहले उसको तबाह किया गया, बर्बाद किया गया, और फिर उसको ओने पोने ऐसे बेचा गया कि जो उसकी असल कीमत है उसका भी चंद फीसद भी वसूल नहीं किया गया। तो ये पाकिस्तान के इदारों को इस तरीके से तबाह किया जाता है और बेच दिया जाता है। आदादो शुमार के मुताबिक खित्ते की जो सबसे महंगी तरीन बिजली है वो पाकिस्तानी खरीद रहे हैं। हमारा मुकाबला भारत के साथ होता है ना नॉर्मली, तो भारत में तो कई इलाकों में या कई जो भारत की रियासतें हैं, जो एरियाज हैं, जैसे कि दिल्ली है, यहाँ पे 200 यूनिट तक तो वो बिल ही नहीं लेते। यानी अगर कोई 200 यूनिट तक की बिजली इस्तेमाल करता है उससे बिल लेते ही नहीं है। और भारतीय लोगों की आमदन पाकिस्तान के लोगों की आमदन से बेहतर है। यानी वहां जो लोगों के कमाई है, सालाना कमाई एवरेज, वो पाकिस्तानियों से ज्यादा है। हालांकि उनकी आबादी बहुत बड़ी है, लेकिन इसके बावजूद वो पाकिस्तानियों से सस्ती बिजली लेते हैं। वहां जो घरेलू सार्फिन है उनको बिजली बहुत कम कीमत में मिल रही है, जबकि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा कीमत में मिल रही है। लोड शेडिंग जैसे पाकिस्तान में हो रही है वैसे तो भारत में भी नहीं हो रही है। और भारत के अंदर इस वक्त कोई बहुत बड़ा बहरान भी नहीं है। हालांकि पाकिस्तान के ईरान से भी ताल्लुकात हैं, अमेरिका से भी ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान की बंदरगाहों के ऊपर पाकिस्तानी वुज़रा के मुताबिक गैस और पेट्रोल के जो टैंकर्स है ना, उनकी मंडी लगी हुई है। हमारे अपने वजीर ने कहा कि लाइनें लगी हुई हैं जनाब यहाँ पे गैस की और पेट्रोल की पाकिस्तानी बंदरगाह के ऊपर। लेकिन हमारे यहाँ लोड शेडिंग भी है, पेट्रोल भी महंगा है। इंडिया में ये सारा कुछ नहीं है। तो असल मसला जो है ना वो आईपीपीस का है। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो करूंगा, मैं बहुत सारी तफसीलात आपके सामने रखूंगा। इस पे मैं काम कर रहा हूं कि किस तरीके से आईपीपीस ने पाकिस्तानियों को नचोड़ दिया है। नाज़रीन, अब जरा बैन अल-अक़वामी खबरों पे आ जाए। ईरानी तजावीज़ जो ईरान ने दी हैं अमेरिका को कि इन चीज़ों को इस तरीके से हल कर लेते हैं, और ये कहा कि जो जौहरी मनसूबा है हमारा या जो एटमी हमारा प्लान है उसके ऊपर बाद में डिस्कस कर लेते हैं और इसको डिस्कशन में डाल देते हैं, आलमी इदारे भी साथ में आ जाएंगे। लेकिन आबने हुर्मुज़ को खोल देते हैं और अमेरिका भी नाकाबंदी खत्म कर दे। तो इस पे बड़ा ठंडा रद्द-ए-अमल दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, कोई खास इस पे तवज्जो दी नहीं। ईरानी तजावीज़ के ऊपर तवक्को की जा रही थी कि ट्रंप एक मुस्बत रद्द-ए-अमल देगा और वो इसको खोलने की कोशिश करेगा, तो वो मुस्बत रद्द-ए-अमल नहीं आया। अब ईरान ने पाकिस्तान के जरिए तजावीज़ पहुंचाई थी, लेकिन पाकिस्तान को अभी तक कोई ग्रीन सिग्नल अमेरिका की जानिब से नहीं मिला है। अच्छा, ईरान का मौक़िफ़ ये है कि अगर आपने करनी है ना बातचीत, तो यूरेनियम के ऊपर आप हमारा हक पहले तस्लीम करें और उसके बाद देखें अगर तामीरी मकासद के लिए कोई मनसूबाबंदी की जाती है, जौहरी तनसीबात लगाई जाती हैं, तो वो तो कबूल की जानी चाहिए। लेकिन ये एक लंबा प्रोसीजर है। फौरी तौर पे अगर कोई जंगबंदी करनी है, कोई मुज़ाकरात करने हैं, तो आपने हुर्मुज़ के ऊपर कर देते हैं।
लेकिन अमेरिका ने बड़ा ठंडा रद्देमल दिया है। आज की इतला ये है कि बहुत सारे जहाज आबना हुरमुज़ में से गुजरे हैं और एक रशियन जहाज जो बड़ा लग्जरी बड़ा तगड़ा जहाज है, बहुत बड़ा, वो अमेरिकी नाकाबंदी में से गुजर गया। उसको किसी ने छेड़ा भी नहीं, रोका भी नहीं। तो रूस की एक अहमियत और ताकत तो है। अमेरिका को ये आइडिया हो गया कि अगर ईरान ने उनके साथ ये किया है तो रशिया पता नहीं उनके साथ क्या करेगा। लेकिन एक दावा अमेरिका से अब सामने आ रहा है, वो ये है कि ईरान के अंदर पेट्रोल की किल्लत होने वाली है और ईरानियों को बहुत बड़ा मसला जो है उसका सामना करना पड़ेगा। दूसरी जानिब इसराइल तेजी से फौजी भर्ती करने का मंसूबा बना रहा है और बड़ी तादाद में फौजियों की भर्ती का आगाज करने जा रहा है, क्योंकि जो इसराइली फौज का सरबराह है उसने कहा कि 2026 जो है वो हमारा लड़ाई का साल है और इस साल हमने बहुत लड़ाई लड़नी है और मुख्तलिफ महाजों पर इसराइल को लड़ना पड़ेगा। अब क्योंकि इसराइल ने बहुत सारी लड़ाई लड़नी है तो उन्हें ताज़ा फौजी चाहिए और बड़ी तादाद में फौजी चाहिए, तो वहां फौजियों की अब भर्ती शुरू हो गई। अब इसमें वजह वो ये बताते हैं कि ज्यादा एरियाज पे ज्यादा लड़ाई करनी है तो ज्यादा फौजी चाहिए और कम शिफ्टों के अंदर फिर फौजियों को काम करना पड़ेगा। इसराइली फौज जो है वो दुनिया की उन फौजों में से है जिसको बेहतरीन साजो सामान दिया गया है और यानी अब दुश्मन की फौज भी हो ना तो आप ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल ही फारग है। जो क्वालिटी दुश्मन की फौज में उसको भी तस्लीम किया जाना चाहिए था। मुनज़्ज़म फौज है, बेहतरीन हथियार है उनके पास, बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग है इसराइली फौज के पास और उनकी ये कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है कि वो बहुत भारी हमले कर सकते हैं। बहुत छोटा सा मुल्क है लेकिन उसके पीछे अमेरिका की बहुत बड़ी सपोर्ट भी है। ये उनकी एक पॉलिटिकल कामयाबी है। तो जब अमेरिकन सपोर्ट उसके साथ मिलती है तो वो बड़े दलेर हो जाते हैं। उन्होंने बहुत हमले किए, बहुत सारे मुल्कों पे हमले किए, अपने से बड़े ममालिक, ताकतवर ममालिक, उनके ऊपर अटैक किए। और ये भी एक हकीकत है, अगर आज अमेरिका पीछे हट जाए तो इसराइली फौज जो है वो चंद दिन भी खड़ी नहीं रह सकती अपने ईरान के मुकाबले में या अरब ममालिक के मुकाबले में, वो नहीं खड़े रह पाएंगे। बहरहाल वो अपनी फौजियों की तादाद बढ़ा रहे हैं और ऐसा लगता है कि उनके दिमाग में अभी भी लड़ाई चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो आने वाले इलेक्शन में पहले से ही शिकस्त नजर आना शुरू हो गई है। कैसे, ये जरा आप डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट देखें। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल मीडिया पे जो स्टेटमेंट दिया है उसमें उन्होंने धांधली का रोना रोना शुरू कर दिया। हालांकि अभी तो कोई बात हुई नहीं, अभी तो मामला शुरू ही नहीं हुआ। तो डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि 2020 में उनके साथ धांधली हुई तो इस वजह से अभी से उन्होंने रोला डाल दिया है और उन्हें यह नजर आ रहा है कि जो मिड टर्म इलेक्शन है उनमें डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्या होने जा रहा है। उन्होंने कहा अमेरिका इलेक्शन आर रिग्ड, स्टोलन एंड लाफिंग स्टॉक ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि अमेरिका के इलेक्शन धांधली हुई, चोरी किए गए और पूरी दुनिया में मजाक उड़ा। और पाकिस्तान में जिस फील्ड मार्शल को और वजीर आजम को वो पसंद करते हैं वो तो पूरा का पूरा इलेक्शन ही चोरी करके आए हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपने लिए कुछ और पसंद करता है और दुनिया के लिए कुछ और पसंद करता है। ये मुनाफकत नहीं है तो और क्या है। डोनाल्ड ट्रंप को सोचना चाहिए कि जिनको वो पाकिस्तान में सपोर्ट कर रहा है वो तो 17 सीटों वाले हैं और फार्म 47 वाले हैं। उसने कहा जी कि हम या तो इसको ठीक करेंगे, ये बड़ी सख्त बात की। उसने कहा जी वी आर either going to fix them or we would not have a country any longer, कि या तो हमारा मुल्क ही नहीं रहेगा या हम इसको ठीक करेंगे। मैं तमाम रिपब्लिकन्स को ये कह रहा हूं जो उसकी अपनी पार्टी है कि सेव अमेरिका एक्ट, ऑल वोटर मस्ट शो वोटर आईडी, यानी जो भी वोटर आएगा वो वोटर आईडी अपनी शो करेगा और तमाम वोटर्स को अपनी सिटीजनशिप का प्रूफ देना पड़ेगा वोट देने के लिए। और जो मेल बैलेट्स हैं, यानी जो लोग वहां मौजूद नहीं होते वो मेल के जरिए अपना वोट डाल देते हैं, वो अब खत्म कर दिया जाए, सवाए ऐसे लोगों के जो माजूर हैं या ऐसे लोगों के जो फौज में हैं या ऐसे लोगों के जो ट्रेवल कर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप अब पहले से ही रोला डालना शुरू हो गए हैं कि धांधली धांधली धांधली, क्योंकि उन्हें नजर आ रहा है कि मिड टर्म इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्या होना है। और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद भी कहा, थोड़ा अर्सा पहले कहा कि मिड टर्म इलेक्शन होने नहीं चाहिए, ये क्या मजाक है, ये क्यों होते हैं। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर मिड टर्म इलेक्शन में मैं हार गया तो मुझे मुआखजे का सामना करना पड़ेगा, मुझे इंपीच करेंगे। तो उनको अपना मुस्तकबिल नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। अब पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को फौरी तौर पे फैसला करना है कि डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद उन्होंने किसके साथ अपने ताल्लुकात पहले से बनाकर और बेहतर बनाकर